जुलूस निकालने की अनुमति रामनवमी पर दी है हावड़ा में कुछ शर्तों के साथ। अब कलकत्ता के दो हाई कोर्ट जज का उदाहरण हमारे सामने है। एक तो आ, चुनाव लड़ गए, एमपी भी बन गए। दूसरे रिटायरमेंट के बाद में कहा हम तो आरएसएस के सिपाही रहे। तो न्यायपालिका में इस तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं और ये 2014 के बाद शुरू हुआ। तो मैं क्या इसकी निष्पक्षता के बारे में कह सकता हूँ। ये दो ताज़ा उदाहरण हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। तो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करेंगे। लेकिन सर ये जो परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? क्या ऐसा फैसला उत्तर प्रदेश के सरकार के खिलाफ भी दे सकते हैं, या दिया है कहीं गुजरात में दे सकते हैं? क्या दिया है कभी? कहने का ये मतलब है। बात निष्पक्षता की है। वो तो पॉलिटिकल कारण होंगे, वहाँ की सरकार ने इस तरह से किया। या यह भी हो सकता है कि अगर जिस रास्ते से गुजरे, जुलूस निकले, ये अंदेशा रहा होगा सरकार को कि वहाँ मारकाट होगी। क्योंकि अब हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ तो इसलिए चाक चौबंद से जाएंगे, शायद वो काम न कर सकें। लेकिन यही न्यायपालिका बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं फैसला देती? अब आपको पता है कि जादवपुर विश्वविद्यालय रहता है, एक बार फिर जादवपुर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय परिसर में रामनवमी समारोह नहीं करने का निर्णय लिया है। एक्चुअली कोई त्यौहार कैंपस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकुलर करेक्टर है हमारे देश के संविधान का। ये व्यक्तिगत होना चाहिए। कोई दूसरा, भी हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए सरकारी संस्थानों को। वरना ये हमारा जो संविधान है, इस संविधान का जो मूल धारणा है उसके ऊपर चोट पहुंचती है। कल कल जो वक्फ संशोधन अपनी अंतिम मंजूरी मोहर दे दी। अब राष्ट्रपति हैं कि मैं क्या कह सकता हूँ कि एक बार मैंने कहा था कि रबर स्टैंप है। इतना जल्दी संस्तुति तो आज तक शायद नहीं हमने देखा है। यहाँ कितने दिनों तक लटके रहते हैं मामले। लेकिन इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति संस्था बची है कि नहीं बची है। दूसरा, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा सदन से जो बिल पास हुआ है उसका जो भी विरोध करेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा बिहार में। देशद्रोही वो हैं, और ये देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय अंग्रेज़ों के साथ थे। तो ये तो ज़ोर ज़ोर से कह कर के दूसरे को देशद्रोही कहते हैं। लेकिन देशद्रोही तो सत्ता में बैठे हुए हैं, केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हैं, बिहार में बैठे हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। जो बिल हाउस से पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, उस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने का, विरोध करने का क्या मतलब बनता है? अगर कोई ऐसा करता है तो वो देशद्रोही है, उसे जेल जाना ही होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। और जो कृषि लॉज थे, कृषि लॉज के खिलाफ में किसानों ने आंदोलन किया, वापस होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा। और तमाम ऐसे दृष्टांत आए हैं। अगर कानून गलत है तो डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेटिकली या लोकतांत्रिक प्रणाली से विरोध करना ये मौलिक अधिकार है। अब वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुल है कैथोलिक चर्च की जो ज़मीनें हैं 100, 150, 200 वर्ष पहले की, वही बात उनके ऊपर लागू हुआ। हालांकि क्रिश्चियंस की तमाम ज़मीनों को दबाया गया है। जैसे मैं आता हूँ इलाहाबाद से, तो एक समय में इलाहाबाद में क्रिश्चियंस की बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, सब इनक्रोच कर लिया गया है। वो तो बाई माइट है, लाठी के बल पर। अब तो कानूनी रूप से भी करेंगे, जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल ला करके किया है। अब दो अब 1000 वर्ष, 500 वर्ष, 600 वर्ष का कागज़ मांगेंगे, नहीं मिलेगा।
तो डीएम को पूरा पावर दे दिया है, तो सर वो अंबानी को दे देंगे संपत्ति, या खुद ही हड़प लेंगे, या कोई प्रॉपर्टी डीलर हड़प लेगा। लेकिन सर, राजनीतिक विरोधाभास के बीच तो राजनीति में बचता है जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिल्कुल सही कहा है, क्यों नहीं कह सकते। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बातें हैं, सभी बातें हैं। जो संविधान में जो परिवर्तन बीजेपी करना चाहती थी, अब आज आने के पहले कहा नहीं था कि 370 हटा देंगे और तमाम सारी चीज़ें, तो लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से किया, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। इस तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो भी लोकतांत्रिक तरीका है। बट ये जो आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है, ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला, जिसमें सीएम केजरीवाल रहते थे, 2015 से 22 के बीच उसे सुसज्जित करने पे तकरीबन 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये आरटीआई के हवाले से जानकारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरटीआई के हवाले से यह खुलासा किया है। ये तो एनार्किस्ट थे, ये तो राजनीति को इन्होंने तो बिल्कुल कॉमर्स बना दिया था, ट्रेड बना दिया था कि लो दो, यानी जिस तरह से इन्होंने कहा बिजली पानी और बस फ्री होना चाहिए, या नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई विचारधारा नहीं, केवल कि ये हम दे रहे हैं फ्री में, हमें वोट दे दीजिए, बार्टर सिस्टम इन्होंने लागू किया। एक दूसरी बात है, कोई विचारधारा नहीं, और झूठ बोलना, प्रोपोगंडा फैलाना, और अपने आप को सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा ईमानदार, अब लग रहा है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि अयासी, यानी इतनी भूख सत्ता की, महल की, गाड़ियों की, सिक्योरिटी की, जो व्यक्ति ये कहा होगा कि इन चीज़ों से दूर रहेंगे, वही आदमी, तो ये सब खुलासे हो रहे हैं उनके भ्रष्टाचार के। यूपी विश्वविद्यालय की एक परीक्षा में एक समथिंग लाइक टेरर ग्रुप के रूप में बताया गया है, पूछा गया है सवाल में। अब टेरर ग्रुप तो आरएसएस इंटरनेशनली माना ही जाता है। आप यूएस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाइए तो आरएसएस को क्या तगमा दिया गया है, और आरएसएस का जो इतिहास रहा है सब कुछ, खैर इस मामले में तो हम कुछ नहीं कह सकते, जिसने पेपर सेट किया है उससे सवाल जवाब किया जाना चाहिए। दूसरा सर, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात सीतारमन ने बोला कि मेरे हवाले से गलत जानकारी दी जा रही है, लेकिन एक बात साफ है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो हमारे देश की जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी, 4.5 लाख करोड़ रुपए हमारी अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगे, और जो एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा है वो साफ इस और इंगित करता है कि 1 लाख करोड़ रुपए पीछे लोकसभा चुनाव 2024 में खर्च हुए। अरे भाई, वो अच्छी बात है खर्च हुआ, ये जो ब्लैक मनी निकल के बाहर आई, अमीरों का पैसा निकल करके ब्याह, वरना गरीबों को बढ़ता न। ये तो चुनाव में काला धन निकल के आता है, वैसे सरकार निकाल नहीं पा रही। काला धन नोटबंदी से ज़्यादा अब हो गया है। तो आप चुनाव में अपव्यय या ज़्यादा पैसे खर्च होने को सही तरीका बता नहीं, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ब्लैक मनी जनरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दूसरी बात, और कुल मिला के 5-6 हजार करोड़ रुपया पूरे चुनाव संचालन में सरकार का खर्च हो रहा है। बाकी तो पूंजीपतियों का खर्च हो रहा है, ब्लैक मार्केटियर का खर्च हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का तो बड़ा नाम मात्र पैसा खर्च होता, बिना मतलब शोर मचा हुआ है, बल्कि और नुकसान होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इनकी कौन सी ऐसी गणित है, मेरे समझ में नहीं आता। ये चाहते हैं कि पूंजीपति या जो अमीर लोग हैं या जिनके पास में स्टॉक है, वो दुबई इन्वेस्टमेंट कर दे या अपने बच्चों को के नाम पर संपत्ति खरीदते चले जाए। कम से कम इसी बहाने
कम वो पैसा तो मार्केट में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के समय से एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के और एक स्पष्ट मार्ग से सुनिश्चित मार्ग पर चलते हुए भारत को विश्व के शक्तिशाली समर्थ संपन्न देशों की श्रृंखला में खड़ा करने के नियत से उद्देश्य से स्थापित किया गया राजनीतिक दल है। और पिछले इस 1980 से लेकर के अब तक के यात्रा काल में भारतीय जनता पार्टी ने फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचने में कार्यकर्ताओं की शक्ति, उनके परिश्रम, उनके पुरुषार्थ के आधार पर कामयाबी प्राप्त की है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही, लेकिन देश में लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलाने वाला संगठन भी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संकल्पबद्ध होकर के जिस ऊर्जा के साथ में परिश्रम किया है, और पुरानी पीढ़ी के उन कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इस बात का भरोसा न होते हुए भी कि शायद कभी हमारी सरकार बन पाएगी, उन्होंने जो परिश्रम किया, इस विचार के बीज को जिस तरह से पल्लवित पुष्पित किया, जिस तरह से पोषित किया, आज भारतीय जनता पार्टी उसके कारण से इस मुकाम पर पहुंची है। मैं उन सब ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के काम के दौरान प्रारंभ के काल में जिन लोगों ने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, उन सब को श्रद्धा उनके प्रति व्यक्त करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अब ये चुनौती का काल है कि जब देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और आने वाले समय में विकसित होने वाला है, हम सब मिलकर के अपने उस लक्ष्य को निश्चित करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सर, वक्त बोर्ड पास हो गया, कई लोगों ने जो है अलग अलग विचार भी रखे, लेकिन आखिरकार दोनों देश के गरीब मुसलमान के ऊपर जिस तरह का अन्याय हो रहा था, उसमें पारदर्शिता के साथ में न्याय मिल सके, एक नए युग का सूत्रपात वक्फ बिल के पास होने के साथ में हुआ है। लाखों एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित कर चुनिंदा लोगों के द्वारा उसे उपयोग किया जा रहा था या उसके माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा था। गरीब मुसलमान के हित में दान की गई जमीन के जो है से मिलने वाले डिविडेंड से जहां गरीब मुसलमान के जीवन में परिवर्तन आ सकता था, उनका जो शोषण हुआ है, उनके खिलाफ जो है ये जिन लोगों के हित जुड़े हुए हैं, वो सब लोग शायद इसका विरोध कर रहे होंगे, वरना सभी लोग इस बिल के समर्थन में साथ खड़े। सर, आज रामनवमी भी है, आज भगवान दिन है के प्रतीक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन और जीवन की हर घटना कालजयी रूप से हम सब के लिए प्रेरक है। मैं भगवान श्री राम जी के जन्म दिवस की सभी आपके दर्शकों को और आप सबको हृदय पूर्वक शुभकामनाएं देता हूँ। जिंदाबाद 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 रजो बन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास इधर अरे साहब काम चल जाता फोटो आज यात्रा मंडली आजाद यात्रा मंडल थोड़ी सी ऑफिस वहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलो पार्टी मैंने नहीं किया ले लो अरे आगे आगे सर इतिहास में पहली बार सब आपकी नहीं मेहनत का ये भी इसका ही है। राजवर्धन को एक
अच्छा, आपने पिछली बार मेरे को दिया हाँ था बिल्कुल। मेरे राज्य ये साइंस सेंटर हरियाणा में मिल गया। पहले इसको रिकॉग्नाइज होना जो राजस्थान में करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर आपने कहा है कि जमीन बेचने का काम कर रही है सरकार, तो देखिए, सरकार जो है वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आई, बहुमत के आधार पर मंजूर भी किया। सरकार करोड़ों करोड़ों गरीब मुसलमानों की बात कर रही है, लेकिन एक करोड़ों करोड़ों गरीब मुसलमान नहीं, दो चार जो भारतीय जनता पार्टी के लाडले उद्योगपति हैं, उनको ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति मिलने वाली है। बेचेंगे तो जरूर बेचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है इस मामले में। वक्फ बोर्ड का विधेयक और हिंदुत्व का क्या संबंध है? अगर कोई देश को समझा सकता है तो समझाइए। ये पूरा मामला जो है 2 लाख करोड़ की जमीनें बेचने का मामला है और तैयारी शुरू हो गई। सर आपने राज्यसभा में ये मुद्दा भी उपस्थित किया था वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर, अमित शाह के खिलाफ आपने टिप्पणी भी की, तो उसको लेकर क्या कहना? मैंने कहा था कि अमित शाह जी की खुद की लोकसभा में उनकी स्पीच आप सुनिए। अमित शाह जी ने कहा है कि हम 2025 तक जो मस्जिद है, दरगाह है, मदरसे है, उनको हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीन है वो बेचेंगे। यानी बेचने और खरीदने की बात खुद अमित शाह कर रहे हैं ना। उसका मतलब है अब राष्ट्रपति ने आज विधेयक को मंजूरी दी है, सिग्नेचर किया है, अभी कल से जमीन बेचना शुरू करेंगे ये लोग। सर आज रामनवमी का त्यौहार भी बड़े पैमाने पर सुरक्षा रक्षा ज्यादा की बढ़ाई गई देश में, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्यों जरूरत पड़ती है सुरक्षा बढ़ाने की? रामनवमी उससे पहले भी हुई है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं 10 साल में, हिंदू त्योहार को ज्यादा सुरक्षा देते हैं, लोगों के मन में डर पैदा करते हैं। क्या आपको धोखा है, हिंदुत्व को धोखा है, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। ये उनका एक माहौल बनाने का तरीका है। कि सरकार बनने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को कूड़ेदान में फेंक। तेजस्वी यादव जी के साथ दिक्कत क्या है कि न वो पढ़े लिखे हैं और न पढ़ना वह चाहते हैं, और उनका एक ही कार्य है कि अपराधियों को अपने साथ रखना। अगर वह थोड़ा भी पढ़े होते तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस देश में 37,30,000 एकड़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इसमें महज 30,000 एकड़ की संपत्ति बिहार में है। अर्थात बिहार जो देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, न केवल जनसंख्या के दृष्टिकोण से बल्कि मुसलमानों की जनसंख्या के दृष्टिकोण से, वहाँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1% से भी कम है। पूरा बिहार में खोजने के बावजूद केवल 7 संपत्तियां ऐसी मिली जहां विवाद है कि यह संपत्ति किसकी है। जो संपत्ति हिंदू समाज क्लेम करता है और यह वक्फ बोर्ड ने अपने नाम करा ली। लेकिन इसी बिहार में कम से कम 700 संपत्तियां ऐसी हैं जिन पे जबरन कब्जा किया गया है या फिर उसके साथ अन्याय किया गया है। जैसे अजमेर दरगाह की सबसे ज़्यादा बिहार में संपत्ति दरभंगा में है। हर 3 साल में हम सुनते हैं कि दरभंगा में जब मुतवली का इलेक्शन होता है, जब वहाँ का चुनाव होता है उस वक्फ का, तो गोलियां भी चलती हैं, लाठी डंडे भी चलते हैं, पर अजमेर दरगाह के को 1 पैसा आज तक दरभंगा से नहीं भेजा गया। फ्रेजर रोड की जितनी संपत्तियां हैं चौक पर, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा वक्फ बोर्ड की संपत्ति का है, जो सारी संपत्ति लालू जी के समय में गुंडों ने काबिज कर लिया और वहाँ मल्टी स्टोरीड मॉल बन गए हैं। ताहिर करके एक व्यक्ति मेरे से मिला, उसने मुझे कागज दिखाया। 1880 में उसके परदादा ने बेगूसराय में 175 एकड़ जमीन बाकायदा लिखित रजिस्ट्री मुंगेर में जाके करा के वक्फ को दान दिया। वह सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन आज से 10 साल पहले कहते हैं कि नहीं, यह दान मुझे केवल 50 एकड़ का मिला है, और 125 एकड़ की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के भाई और भतीजे ने बेच दिया। आज भी तेजस्वी यादव अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि अगर वह बन गए तो यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ लोगों ने नाजायज कब्जा करा के रखा हुआ है उसको वैसे ही रहने देंगे और किसी का भला वह नहीं होने देंगे।
तेजस्वी जी से मेरा अनुरोध है, कृपया कानून पढ़ें और इस देश का 1% वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हिस्सा भी बिहार को नहीं है, तो वह क्या चीज के लिए कह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि हम इसके खिलाफ देशव्यापी अपना आंदोलन करेंगे। करना ही चाहिए उनको। उनका अपना जो हेडक्वार्टर है वह वक्फ में बना हुआ है और वक्फ की संपत्ति पर उन्होंने अपना ऑफिस बना के रखा है। उसके लिए एवज में वह कितनी मदद गरीब मुसलमानों को करते हैं, कितनी मदद महिलाओं को करते हैं। कोर्ट का हम अगर कह रहे हैं कि अब वक्फ में कोर्ट का अधिकार है जाने का, तो यह इस नाजायज काम के खिलाफ वह कोर्ट में जा रहे हैं। ऐसा वाकया तो कभी सुनने को भी नहीं मिलता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।